सो इस सेशन में हम रिटर्न ऑफ इनकम और उसके रिलेटेड फंडामेंटल्स और पर्टिकुलर्स को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम होती क्या है। अब कोई भी टैक्स पेयर है, हमने अभी तक प्रोसीजर कैलकुलेट किया, हमने प्रोसीजर के थ्रू अभी तक हमने जो किया, हमने प्रोसीजर के थ्रू अराइव की इनकम ऑफ अ पर्सन। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है या सैलरी ले रहा है या कैपिटल गेन्स भी हुए हैं उसको, तो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमने उसकी इनकम एग्जामिन की, उस पर्सन की इनकम कंप्यूट की। अब जब वो इनकम हम टैक्स डिपार्टमेंट को कन्वे करेंगे, वो कैसे कन्वे करेंगे? दैट शैल बी थ्रू फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न। उसके लिए हम एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे टू लेट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट know about the various particulars of incomes as well as the expenses or losses which might have been the particulars of that particular assessee. जो हम डिटेल्स फर्निश करते हैं एक फॉर्म में, जिसमें हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमारे सारे साल में हमारा कोई कैपिटल गेन हुआ कि नहीं हुआ, हमारी सैलरी से हमें कितनी इनकम आई, हाउस प्रॉपर्टी हमने अगर लेट आउट की थी तो उसमें से कितनी इनकम हमने अर्निंग करी है, बिजनेस और प्रोफेशन में से हमें नुकसान हो गया या प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। ये सारी चीज़ें अभी तक तो हमने सिर्फ एज एन एसएससी अपने लिए कंप्यूट की, बट जब वो टैक्स पेयर ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कन्वे करनी है वो चीज़ें, तो वो होती हैं एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के थ्रू, और उस फॉर्म को बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम, और जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ योर इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डिपार्टमेंट को कन्वे करते हैं द पर्टिकुलर्स ऑफ आर पॉसिबल इनकम और दैट ऑफ लॉसेस। अब ये जो प्रोविजंस हैं विच रिलेट टू फाइलिंग ऑफ दिस रिटर्न ऑफ इनकम, दे बेसिकली डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर कंसर्न। अब वो टैक्स पेयर जो है, हमने डिफरेंट कैटेगरीज की थी, उनका स्टेटस क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, किस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर की हम बात कर रहे हैं, क्या हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या हम कंपनीज की बात कर रहे हैं या हम पार्टनरशिप फर्म्स की बात कर रहे हैं। इन सारी कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स जो हमने पर्सन डेफिनेशन की थी, उनके लिए प्रोविजंस जो है वो थोड़ी सी ट्वीक्ड होंगी। प्रोविजंस में नॉट बी सिमिलर और एग्जैक्ट सेम फॉर ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज। वो प्रोसीजर्स क्या हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एंटिटीज दैट वी हैव, हमारे पास जो डिफरेंट एंटिटीज हमने की थी, और उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की प्रोसीजर्स क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनी के केस में चाहे उसको प्रॉफिट हुआ है चाहे उसको लॉस हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। चाहे उसको पॉसिबली इनकम थी चाहे उसको उस साल नुकसान हुआ, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि उनको अपनी इनकम की रिटर्न फाइल करनी है। सिमिलरली अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करें, तो जब पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें हम एलपी को इंक्लूड करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, जो कि 2008 का एक्ट है उसके अंदर कवर होती हैं। दूसरी पार्टनरशिप्स जो हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 के अंदर कवर होती हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म्स की, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में भी जस्ट लाइक कंपनीज, ये मैंडेटरी है कि आपको अपनी इनकम की रिटर्न फाइल करनी है, या लॉस हुआ है तो लॉस की रिटर्न फाइल करनी है, चाहे आपकी ओवरऑल इनकम पॉजिटिव इनकम थी, कोई प्लस इनकम थी, या वो एक नेगेटिव इनकम थी, मीन्स इट वाज अ लॉस। चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, जस्ट लाइक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स ऑल्सो हैव टू मैंडेटरीली, दैट इज कंपल्सरीली, फाइल देयर रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर। अब अगर हम बात करें एंटिटीज़ लाइक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल सृष्टि और मोहित और से मिस्टर XYZ और मिस्टर नरेंद्र मोदी और एनी इंडिविजुअल पर्सन इन दैट रिगार्ड, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स लाइक वेरियस इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन क्रिएटेड। उनके केस में प्रोविजन क्या है, उनको ये मैंडेटरी नहीं है कि रिटर्न आपको फाइल करनी ही करनी है, चाहे आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। उनके केस में अगर इन एंटिटीज़ की इनकम, जो हम इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल इनकम जो इन एंटिटीज़ की बेसिकली जो टोटल इनकम है, अगर बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दीज सेक्शंस, जहाँ पर हम सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्पशंस क्लेम करते थे,
ठीक है। 54 के अंदर हम कैपिटल गेन्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पशंस लेते थे, अगर आपको याद हो। और चैप्टर 6-8 जो डील करता है सेक्शन 80 ए से लेकर 80 यू तक सारा सेक्शन इसमें है कि डिफरेंट जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, वो सारी की डिडक्शंस अलाउड होती है। फॉर एग्जांपल आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एलआईसी का प्रीमियम भर रहे हो, कोई हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे कर रहे हो, अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, रॉयल्टी, कुछ भी सारी चीज़ें जो उसमें चैप्टर 6-8 डिडक्शंस का जो हेडिंग है उसमें कवर होती हैं। सो अगर किसी की टोटल इनकम इन सारी कैटेगरीज में बिफोर मेकिंग डिडक्शंस ऑफ दीज काउंट्स, मतलब जो टोटल इनकम हमने ग्रॉस इनकम अराइव की और उसमें से जब हमने ये डिडक्शंस माइनस की, तो वो डिडक्शन माइनस करने से पहले जो उसकी ग्रॉस इनकम है, अगर वो उसकी ग्रॉस इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उस कैटेगरी की अगर उससे ज़्यादा है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल किसी की ओवरऑल इनकम थी से 3.5 लाख रुपीज़ एन इंडिविजुअल की, ठीक है, और उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी ग्रॉस इनकम थी 3.5 लाख और उसने 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C अपने पूरा यूटिलाइज कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब उस हिसाब से तो उसकी आफ्टर डिडक्शंस जो है वो नेट इनकम बचेगी 2 लाख। सो ही में से कि मेरी तो एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो मुझे रिटर्न फाइल करनी नहीं चाहिए। इसीलिए पिछले कुछ सालों में ये प्रोविज़न चेंज की गई है कि अब अगर उसकी ग्रॉस इनकम जो टोटल इनकम है बिफोर गिविंग दिस चैप्टर 6 से 80C की डिडक्शन या 80U 80D किसी भी डिडक्शंस माइनस करने से पहले जो ग्रॉस इनकम है, अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर एग्जांपल इट इज़ 2.5 लाख फॉर दैट कैटेगरी फॉर इंडिविजुअल, अगर उससे ज़्यादा है तो उस पर्सन को, उस एंटिटी को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होगा, ठीक। देन अगर हम बात करें चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट की, तो उस केस में अगर उनके केस में सेक्शन 11 और 12 जो है वो प्रोविजंस होती हैं एग्जम्पशन की बेसिकली। सो अगर उन प्रोविजंस को इफेक्ट देने से पहले उनकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो टोटल इनकम है, और इनकी इनकम क्या होती है, टोटल इनकम जो इन्होंने प्रॉपर्टी से डिराइव की, जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड की थी, फॉर एग्जांपल कोई मंदिर गुरुद्वारा है, उसके पास शॉप्स भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, वो रेंट पे दी हुई है, वहाँ से इनकम आ रही है, कोई चर्च है एंड सो ऑन, या कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस इनको मिल रही है, लोगों से दान मिल रहा है। सो उन सब चीज़ों को मिला के जो इसकी टोटल इनकम है, अगर बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दिस सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 अगर वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस ट्रस्ट जो हैं इनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें और इसके केस में जो है बेसिकली एवरी पर्सन हु कुड बी रिसीविंग सच अमाउंट, ठीक है ना, जो भी उसके ट्रस्टीज़ हैं, जो भी हैं सारे, उन सबको देन दे आर लाइबल फॉर द सेम। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के केस में CEO डिफाइंड है, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन है, उसको देखना है रिटर्न फाइल करने के लिए, प्रोविजंस को वो डील करेगा और ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो अगर पॉलिटिकल पार्टी की भी टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 13A मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो है, मैक्सिमम जो अमाउंट उसको जो चार्जेबल है, जो एग्जम्प्ट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। सो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट हो गए या पॉलिटिकल पार्टीज होगी, इंडिविजुअल हो गए, HUF हो गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन कैटेगरीज के केस में अगर इनकी जो टोटल इनकम है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू रेलिवेंट डिडक्शंस, अगर वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है अगर उससे ज़्यादा है तो इनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देन अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी, स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT और IIM और एनी अदर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस which have been which fall under basically section 31 subsection 1 that we talked about, अगर कोई उसमें फॉल करते हैं उनके क्लॉज 2 और 3 में, सो उसमें जो भी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन कोई भी फॉल कर रहे हैं, R&D इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन, उनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है जस्ट लाइक दैट ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म, इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर अर्निंग अ पॉजिटिव इनकम और दे आर इनकरिंग अ लॉस।
सो जो इस सेक्शन के सब क्लॉज 2 और 3 में फॉल करते हैं, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के, उनको अपनी रिटर्न जो है वो इनकम की फाइल करनी कंपलसरी है, चाहे वो प्रॉफिट में हो, चाहे वो इनकम पॉजिटिव इनकम ले रहे हो उनकी हो उस साल, या वो एक लॉस जनरेट किया हो उस साल। अगर हम बिजनेस ट्रस्ट की बात करें तो उसके केस में भी सेम प्रोविजंस है, और इन्वेस्टमेंट फंड जो एस्टेब्लिश्ड है अंडर सेक्शन 115 यूबी, उनके केस में भी प्रोविजन सेम ही रहेंगी। इन तीनों कैटेगरीज के केस में अगर उनकी चाहे वो पॉजिटिव इनकम है, चाहे उनकी कोई नेगेटिव इनकम है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उनको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर फाइल करनी कंपलसरी है, उनको करनी पड़ेगी। अब एक और कैटेगरी ऑफ एंटिटीज़ है हमारे पास जहाँ पर कुछ पर्सन्स ने फॉरेन में एसेट लिए हों। सो ये एक बेसिकली प्रोविज़न है, इनकॉर्पोरेट की गई है टू अवॉइड और टू चेक द प्लग ऑफ टैक्स इवेजन और दैट ऑफ ब्लैक मनी। अब अगर किसी भी पर्सन के पास फॉरेन में कोई एसेट्स होल्ड किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल किसी का मॉस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, कहीं और बर्मिंघम में कहीं कोई अपार्टमेंट है, या कोई और एसेट्स मूवेबल और इमूवेबल और लिक्विड एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड किए हैं, सो उनके केस में जो इंडिया से बाहर हैं, सो उसके केस में क्या प्रोविजंस है कि अगर वो रेजिडेंट पर्सन है, बेसिकली दिस प्रोविजन इज़ फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कि हमारे देश के नागरिक हैं बट उन्होंने फॉरेन में एसेट्स होल्ड करे हुए हैं। सो उस केस में प्रोविजन है कि अगर any resident person who is holding any asset out of India, and that assets include any financial interest in any entity, for example getting shareholdings in any foreign company and so on, or getting shareholdings in any entity which is established in tax haven and so on. So चाहे उसने वो होल्ड किया है एज अ बेनिफिशियल ओनर या अदरवाइज विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या वो साइनिंग अथॉरिटी है, उसके कोई भी अकाउंट जो चल रहे हैं उस एंटिटी के, या वो बेनिफिशियरी है किसी एसेट का, इन्वेस्टमेंट उसने नहीं की, ओन उसने नहीं किया, पे अप कंसिडरेशन उसने नहीं की, पे अप किसी और ने किया जो और बट किया इसके बिहाफ पे, अल्टीमेट बेनिफिट इसको मिल रहा है, सो ये हो गया बेनिफिशियरी। सो अगर वो कोई बेनिफिशियरी है किसी एसेट्स का, इंक्लूडिंग दैट फाइनेंशियल इंटरेस्ट नेमली सिक्योरिटीज एंड सो ऑन, सो उस केस में भी उनको रिटर्न जो है बिफोर ड्यू डेट फाइल करनी पड़ेगी स्पेसिफाइड फॉर्म में, जो ITR फॉर्म मेंशन होगा, और उस मैनर में, उस प्रोसीजर के थ्रू जैसा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके लिए प्रिस्क्राइब करेगा, इंक्लूडिंग ऑल रेलिवेंट पर्टिकुलर्स दैट मे बी रिक्वायर्ड इन दैट केस। फाइनली अगर हम बात करें तो कुछ एसोसिएशंस ऐसी हैं जैसे कि जिनको रिटर्न फाइल करना लायबल है अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग सच प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 में बेसिकली एग्जम्प्ट इनकम्स आती हैं, अगर एग्जम्प्ट इनकम डिडक्ट करने से पहले उनकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम, अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा बनती है, तो उनको भी जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट द केस ऑफ इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल पार्टीज और चैरिटेबल ट्रस्ट, उनको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं? बेसिकली उनमें बात करें तो रिसर्च एसोसिएशंस आ जाती हैं जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 21 में कवर है, न्यूज़ एजेंसीज आ जाती हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B में, एसोसिएशंस जो सेक्शन 10 23 में कवर्ड है, जो पर्सनस हैं 23 AAA सब सेक्शन जो है सेक्शन 10 का उसके अंदर कवर्ड हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं सिमिलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, ट्रस्ट फंड्स, जो हॉस्पिटल्स हो गए एंड सो ऑन, कोई और मेडिकल फैसिलिटीज़ वाले हैं। सो वो जो कि सब क्लॉज 3AC और सब क्लॉज 3AB AD सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C के अंदर कवर है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन फंड कोई क्रिएट किया गया है इस सेक्शन के अंदर 23ED क्लॉज के अंदर सेक्शन 10 के, वेंचर कैपिटल कंपनी है कोई या वेंचर कैपिटल फंड है, ट्रेड यूनियन है, एसोसिएशन है एंड लाइक। सो ये सारी एंटिटीज़ के केस में अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एग्जम्पशन और एनी रिलेटेड प्रोविजन अंडर सेक्शन 10, सो अगर उनकी जो टोटल इनकम है अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, जिस पे टैक्स नहीं लगता, उससे ज़्यादा है, तो इन कैटेगरीज को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज जो हमने बात करी उनके रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस हैं एज विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। हमने बात करी डिफरेंट कैटेगरीज और एंटिटीज़ और उनकी रिटर्न फाइलिंग का मैकेनिज्म क्या है, किन केसेस में चाहे
उनको पॉजिटिव इनकम हो चाहे नेगेटिव इनकम हो, फॉर एग्जांपल कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, और हमने बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड जो हैं कॉलेजेस अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, इनके केस में मैंडेटरी है, चाहे पॉजिटिव इनकम हो चाहे लॉस हो, रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर एसोसिएशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, वेंचर कैपिटल, रिसर्च एसोसिएशंस जो हमने लास्ट सेगमेंट की बात करी, तो इन केसेस में अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू रेलिवेंट डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अंडर नेमली सेक्शन 10 और चैप्टर 6A एंड सो ऑन रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, अगर टोटल इनकम बिफोर गिविंग सच इफेक्ट टू एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उनको भी रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन के, रेजिडेंट पर्सन के इंडिया से बाहर एसेट्स हैं और वो उसमें बेनिफिशियल ओनर है या उसका बेनिफिशियरी है, चाहे उसने कंसिडरेशन खुद पे की है चाहे बेनिफिशियरी ही इज़ गेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में भी उनको बिफोर ड्यू डेट जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है और जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्म हैं और जो भी पर्टिकुलर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किए हों इन केस ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पर्सनस, वो उनको फाइल करना ज़रूरी है। सो इंडिया से बाहर, चाहे आपका इंडिया में इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या अदरवाइज, सो अगर इंडिया से बाहर कोई भी एसेट होल्ड कर रहे हो इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, तो उस केस में दे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड विद प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड। देन अगर हम बात करें तो कुछ कैटेगरीज जो हैं जहां पर रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अब रेजिडेंट्स के केस में भी कुछ जो लिमिट्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें चेकलिस्ट बनाई गई है कि अगर ये चीज़ें हैं किसी भी पर्सन की, तो चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी टोटल इनकम वो एग्जम्पशन लिमिट से नीचे शो कर रहा है या टोटल इनकम वो अदरवाइज शो कर रहा है या कोई भी केस है, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, ठीक है। एंड दीज प्रोविजंस आर विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-2021, मतलब जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर असेसमेंट ईयर शुरू हुआ, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, उस तब से ये लागू हैं कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 139(1) हु मे नॉट बी अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। जैसे कि हो सकता है उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ही कम शो कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को कोई स्कॉलरशिप मिली है तो वो वैसे ही एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10 के अंदर एंड सो ऑन। सो अगर वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा वो बिफोर गिविंग एन इफेक्ट, या वो ओवरऑल अपनी इनकम शो कर रहा है मेरी एग्जम्पशन लिमिट से कम है एंड सो ऑन एनी अदर केस, सो अगर उस पर्सन ने, किसी पर्सन ने ये 4 चीज़ें किसी में फुलफिल होती हैं बेसिकली, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर हम बात करें 1998-1999 में, इनसे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती थी, तब 1 in 6 स्कीम लॉन्च होती है बेसिकली कि अगर आपके घर में टेलीफोन होता था, अगर आपने कोई और डिफरेंट 5-6 सेगमेंट्स थे उसमें कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है एंड सो ऑन, सो अगर वो प्रोविजंस आपके पास होती थी तो आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, चाहे आपकी बेसिक जो इनकम आप शो कर रहे हो वो एग्जम्पशन लिमिट से कम हो चाहे। सो इसी केस में अगर हम 2020-21 के बाद की बात करें तो ये प्रोविजंस लागू हैं कि चाहे आपकी इनकम अदरवाइज आप कम शो कर रहे हो, वट एवर द केस में भी, अगर आपने उस साल एक अमाउंट डिपॉजिट कराया 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में जो आप किसी भी बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक में मेंटेन कर रहे हो, सो अगर किसी करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा डिपॉजिट करवा दिया 1 साल में, तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी। देन अगर किसी ने फॉरेन ट्रैवल के लिए 1 साल में जो एग्रीगेट ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बुकिंग फॉर फ्लाइट, होटल्स और एनी अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, एंड बेसिकली इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर ट्रैवल एजेंट्स बिकॉज दे आर रनिंग अ बिजनेस स्पेसिफिकली, अदरवाइज अगर आपने खर्च किया है तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर किसी पर्सन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा किसी ने भरा है, किसी का इतना बिल आया था ओवरऑल साल का,
उसको भी रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। एंड सच अदर फुलफिल कंडीशंस दैट मे ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड। जैसे कि मैंने बात की 1/6 स्कीम थी, क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन है या नो, सो ऑन एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो इन केसेस में बेसिकली आपको जो है रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। एक और चीज़ आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि अगर आप अपने, ये तो हमने बात कर ली करंट अकाउंट की, बेसिकली ये तो हमने बात की बेसिकली करंट अकाउंट की। अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में भी साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करवा देते हो तो आपको नोटिस कोई नहीं आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई गुनाह नहीं कर रहे आप। बट उस केस में जो AIR होती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है हर साल, जहां पर उसको प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डाटा देना होता है, उसके केस में आपका जो नाम है, आपका अकाउंट होल्डर एज अ नेम, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू कन्वे कर दी जाती है। सो उस केस में डिपेंडिंग अपॉन देन रिलेटेड टू अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर 360 डिग्री प्रोफाइलिंग दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज इन रिलेशन टू पर्सनस, सो अगर उनको लगे आपके पे कोई और भी आपने ट्रांजेक्शन्स करी एंड सो ऑन, देन दे मे इशू यू अ नोटिस इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न एंड एनी हाउ। सो करंट अकाउंट के केस में 1 करोड़ है और सेविंग बैंक के केस में 10 लाख से ज़्यादा अगर आप कर देते हो तो योर इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो ये सारी कैटेगरीज हैं। इनके केसेस में अगर आपने ये चीज़ें की हैं, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा है, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्च किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, सेविंग बैंक में 10 लाख से ज़्यादा हो गया, सो उन केसेस में, या 1/6 स्कीम के अंदर जो चीज़ें थी, सो उन केसेस में रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। चाहे आपकी वैसे ओवरऑल आप इनकम शो कर रहे हो कि मेरी बिल्कुल इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है या एनी हाउ, ठीक है। अब जब हम रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जिनको हम बोलेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल फाइलिंग अ रिटर्न। अब वो क्या प्रिकॉशंस हैं? कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान देनी है जब भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई भी, चाहे वो कंपनी फाइल कर रही है, चाहे वो इंडिविजुअल फाइल कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फाइल कर रहा है, कोई भी कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में देने वाली है वो है कि हमें अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है। हमें अपनी रिटर्न जो प्रिस्क्राइब्ड डेट है फाइलिंग रिटर्न की, उससे पहले या उस डेट तक फाइल कर देनी है, लेट फाइलिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अब तो उसके केस में पेनल्टी भी चार्ज होती है, ठीक है। उसके हम अभी डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम बात करें कि किसी ने ऑन और ड्यू डेट फाइल रिटर्न नहीं की, उसने डिले कर दिया, सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑफ डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। सो उस केस में ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की अगर आपको रिकॉल हो, जो हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की वीडियोस भी भेजी, जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की वीडियोस में भी बात करी थी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चाहे आपने लेट रिटर्न फाइल की हो तब भी आप क्लेम कर सकते हो, बट बाकी कोई अगर लॉस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है तब तक रिटर्न फाइल नहीं करी, लेट फाइल की। सो ये एक नुकसान है, ये एक कॉन्सिक्वेंस है अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करते। दूसरा नुकसान क्या है, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो और आपको टैक्स भी पेबल था तो यू कुड बी लेविड इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 234A। देन अब पिछले असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड से फ़ी और पेनल्टी लगनी शुरू हो गई है कि अगर आपने अंडर सेक्शन 234F कि अगर आपने अपनी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की तो उस केस में आप पे एक मॉनेटरी पेनल्टी लगती है, एक जुर्माना लगता है, एक फ़ी लगती है, चार्ज होती है। वो फ़ी कितनी है? बेसिकली अगर हम बात करें सेक्शन के अंदर 5,000 रुपये है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स के केस में डेट होती है 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 31 जुलाई के बाद फाइल की रिटर्न बट 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दी, किसी इस ड्यूरेशन में फाइल की, तो आपको 5,000 रुपये फाइन लगेगा। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद फाइल की वो डेट, ठीक है ना, लेट, तो उस केस में जो जुर्माना है, वो जो फ़ी है वो हो जाएगी 10,000 रुपये, ठीक है। सो अगर ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई होती है, अगर उससे बाद फाइल कर रहे हो 31 दिसंबर तक तो 5,000 फाइन लग सकता है, और 31 दिसंबर से बाद करोगे असेसमेंट उसी साल के असेसमेंट ईयर के तो 10,000 तक फाइन लगेगा, जो है फ़ी चार्ज होगी आपको लगेगी।
हालांकि इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर किसी की ओवरऑल जो इनकम है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, सो उस केस में उसको जो फ़ी लगेगी वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो 5,000 नहीं लगेगी इन एनी केस। सो उसको 5,000 या 10,000 फाइन नहीं पड़ेगा, फ़ी नहीं चार्ज होगी। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो उसको जो फ़ी लगेगी वो सिर्फ 1,000 रुपये हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं चार्ज की जा सकती। देन अगर हम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो एग्जाम्पशन हैं हमारी अंडर सेक्शन 10, बेसिकली 10A 10B या बाकी सेक्शंस के अंदर जो एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होती। देन जो डिडक्शंस हम बात कर रहे हैं सेक्शन पार्ट सी चैप्टर 6A 80C 80U, जो भी 80 सेक्शन के अंदर डिडक्शंस हैं वो भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं बेसिक। सो ये बेसिकली इश्यूज हैं इफ़ यू आर फाइलिंग रिटर्न of income later than the prescribed due date of filing return. So these are the possible consequences. ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिफरेंट सेगमेंट्स में रिटर्न ऑफ इनकम और प्रोसीजर क्या होगा, सेक्शन 139 से लेके 154 जो है वो सारा इस प्रोसीजर को डील करता है कि रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल होगी, कौन कौन सी रिटर्न है, किन कैटेगरीज को कब तक रिटर्न फाइल करनी है, किन के केस में मैंडेटरी है, किन के केस में मैंडेटरी नहीं है, और प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी या कोई और होगी या क्या होगा नॉर्मल असेसमेंट। सो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की हमने बात की। कंपलसरी फाइलिंग सेक्शन 139 के अंदर एक स्टैचुरी लीगल ऑब्लिगेशन है, और सेक्शन 139 का सब क्लॉज 1 जो सब सेक्शन 1 है वो रिक्वायर करता है, जैसे कि अभी हमने बात की, हर कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को या कोई अदर एंटिटी है जो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, उनके केस में अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग डिडक्शंस एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और कंपनी और फर्म के केस में एनी हाउ, चाहे पॉजिटिव इनकम है चाहे लॉस है, उनको फाइल करनी पड़ेगी। They are required, they shall furnish a return of their income or any other person if they are required to liable to so, और वो ड्यू डेट से पहले करनी होगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। सो अभी हमने जो स्टार्ट ऑफ सेशन बात करी थी, डिफरेंट एंटिटीज़ की बात करी और उनको रिटर्न फाइल करनी है, उनका प्रोसीजर क्या है। अब उनके लिए रेलिवेंट सेक्शंस कौन से लागू होते हैं उसके बारे में हम फटाफट से इसको देखते हैं। सो अगर हम कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की, जिसकी पहले सेगमेंट की बात की थी, तो उसके लिए सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1A। अगर किसी और पर्सन की बात करें अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी या फर्म लाइक AOP एंड सो ऑन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सो उनके केस में 139 1B। 139 1B along with fifth provision is applicable for individual and HUF who are if they are not claiming deduction under any section of exemption limit under section 10 or chapter 6A, जो वो उसको क्लेम नहीं कर रहे कोई डिडक्शन। 139 सबसेक्शन 4A डील करता है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पजेस, जो ट्रस्ट हैं उनकी हमने बात करी थी। देन 139 4B डील करेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो सारे कैटेगरीज जो अभी हमने बात करी थी, जो सारी कैटेगरीज, सो बेसिकली वो सारी कैटेगरीज जो हमने शुरुआती सेशन में डिस्कशन करी थी, इसी सेगमेंट के शुरुआत में हमने डिस्कशन करी थी अलग अलग कैटेगरीज के लिए, उनके लिए सेक्शंस कौन से रेलिवेंट है। 139 4C अगर टोटल इनकम जो है बिफोर गिविंग सच एग्जाम्पशन, वो एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इनमें वो कौन सी कैटेगरीज आ गई जो हमने लास्ट में करी थी, ट्रेड एसोसिएशन आ गई, कोई न्यूज़ एजेंसीज आ गई, कोई रिसर्च एसोसिएशन आ गई, वो सारी एंटिटीज़ जो लास्ट सेगमेंट बात करी थी उसकी। देन 139 4D बेसिकली कवर करता है इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसकी बात करी थी सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर जो कवर होते हैं। 139 4E और 4F जो है वो कवर करता है बेसिकली सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो हमने कैटेगरी बात करी थी, इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेक्शन 115 UB जो हमने उस सेगमेंट में अभी बात करी थी। सो उनके लिए इन सब कैटेगरीज के लिए सेक्शंस कौन से रेलिवेंट हैं जिनके अंदर इनको प्रोविजंस फॉलो करती हैं, वो हैं सेक्शन, बेसिकली ओवरऑल सेक्शन इज 139। सो अगर हम बात करें और उसके अंदर सब सेक्शंस कौन से हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग सब सेक्शन 1A 1B 4A 4B 4C 4D 4E एंड F, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जो डील करते हैं इन सारी कैटेगरीज के लिए रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर को।
सो फाइनली अगर हम बात करें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बताता है डिफरेंट कैटेगरीज के केस में। हालांकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसमें कुछ एक्सटेंशन दे दी थी। जो ये सितंबर 30 वाली हैं उसको अक्टूबर 31 कर दिया गया था ड्यू टू कोरोना के कारण, जो 2020-21 असेसमेंट ईयर था। सो उसके केस में यहाँ पर ये 31 अक्टूबर कर दिया गया था। अदरवाइज नॉर्मल जो है वो सितंबर 30 होती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, आप अगर एज एन इंडिविजुअल एओपी या बाकी कैटेगरीज की बात करें तो उनके केस में जुलाई 31 से पहले ड्यू डेट ये है फाइलिंग रिटर्न की, उससे पहले फाइल करनी है या जुलाई 31 को कर देनी है। अगर कोई कंपनी है जो रिपोर्ट जिसको फर्निश करना है अंडर सेक्शन 92E, ठीक है, रिलेटेड टू एनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, उनके लिए नवंबर 30 रखी गई है जो डेडलाइन है। और इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो उनके लिए सीलिंग्स हमें प्रिस्क्राइब्ड है 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस नहीं करी तो उस केस में उसकी टाइमलाइन है 30 सितंबर। कोई ऐसे असेसी है जो कंपनी नहीं है और उस केस में उसके लिए दो कैटेगरीज, हमारे तीन बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, ये सारी लास्ट वाली तो इंडिविजुअल और उसको ही कैटेगरी आती है। सो अगर तो उसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, जैसे हमने 44AD एंड सो ऑन सेगमेंट्स करे थे, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिटिंग एंड सो ऑन। सो अगर तो किसी एंटिटी के अकाउंट्स ऑडिट होने हैं तो उसके लिए भी सितंबर 30 है। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है फॉर्म में जिसके वर्किंग पार्टनर है उसके अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में उसके ऑडिट होने हैं तो उसके लिए भी सितंबर 30 है। सो जिनके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं उनके लिए सितंबर 30 इज द डेडलाइन।